हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और 8 अगस्त 2022 को इंडियन गवर्नमेंट ने एक न्यूज पास की कि वो 12,000 रुपए के नीचे वाले सारे चाइनीज स्मार्टफोन्स लाइक Xiaomi, Oppo, Vivo को बैन करने वाले हैं। लेकिन एक मिनट, जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। आज के तारीख में इंडिया की 1/3 पॉपुलेशन यानी 463.3 मिलियन यानी कि 46.3 करोड़ लोग 12,000 के नीचे वाले फोन ही यूज करते हैं, क्योंकि ये चाइनीज ब्रांड्स कम प्राइस में अच्छा रैम, स्टोरेज, ओएस और स्पेसिफिकेशंस ये सब कुछ दे देते हैं। यानी आम जनता की नजरों से देखा जाए तो उन्हें डिसेंट क्वालिटी प्रोडक्ट कम प्राइस में मिल जाता है। सो आखिर क्यों इंडियन गवर्नमेंट इंडियन पॉपुलेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले इन डिसेंट प्रोडक्ट्स के पीछे कंपनीज को बैन कर रही है? वेल, बात सिंपल है। Everything is fair in love and war। और करंटली इंडिया और चाइना के बीच चल रही है 3 जंगें। यस, इन जंगों के बारे में जानने के लिए हमें शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। इन फोन्स को बैन करने की कहानी शुरू होती है साल 2017 में, जब इन चाइनीज ब्रांड्स को भारत में आए बस 2 ही साल हुए थे कि उन्होंने इंडियन ब्रांड्स जैसे माइक्रोमैक्स, कार्बन को रिप्लेस करके 39% मार्केट अपने कब्जे में ला लिया। यहां पर आ जाती है गौर करने वाली पहली बात कि चाइनीज ब्रांड्स के मार्केट में होने से इंडिया को एक अच्छा खासा चंक ऑफ मनी फॉरेन में डाइवर्ट करना पड़ रहा है। बट चलो, अगर एक बार के लिए इसे भी एक्सेप्ट करते हैं, बट शुड वी एक्सेप्ट सीरियस ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी ऑफ हर नेशन? ये न्यूज कोई नई बात नहीं है कि चाइना हमारे देश की और हमारे देश की जनता की प्राइवेट इंफॉर्मेशन अपने देश में पास करने का एक सीरियल ऑफेंडर रहा है। चाइना में ये लॉ भी है कि चाइनीज गवर्नमेंट चाइनीज कंपनी से कोई भी डेटा ले सकती है और चाइनीज कंपनीज उन्हें मना नहीं कर सकती। और इसीलिए चाइनीज आईटी फर्म्स, चाइनीज फोन्स एंड एप्स के जरिए हम इंडियंस का डेटा वहां की गवर्नमेंट और मिलिट्री तक को लीक किया जा रहा है। अब डेफिनेटली इसके इनिशियल स्टेजेस में हमारी गवर्नमेंट के पास इस बात को साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं था, लेकिन फिर भी इंडिया ने अपनी नजर गड़ाए रखी और फिर 2020 में हमें प्रूफ्स मिले कि कैसे चाइना हमारे टॉप बिजनेस पर्सनालिटीज, मिनिस्टर्स जैसे 10,000 प्रोमिनेंट लोगों के डेटा पर कंटिन्यूअसली सर्वेलेंस कर रहा है। एंड नॉट जस्ट अस, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, जेनुआ डेटा जो कि एक चाइनीज फर्म कम इंटेलिजेंस सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी है, ये भी हम इंडियंस के डेटा को ब्रीच करने वाला एक सीरियल ऑफेंडर है और वो हमारे साथ साथ दुनिया के 2.5 मिलियन प्रोमिनेंट लोगों के डेटा को भी चाइनीज गवर्नमेंट को लीक कर रहा है। और ये सब लीकेजेस आखिर कहां से हो रहे हैं? वेल, सिंपल है, चाइनीज फोन्स और चाइनीज एप्स के जरिए। अब इसके बारे में सुन के मे भी आपके मन में यह सवाल आए कि चलो, मैंने तो सिर्फ चाइनीज फोन लिया है ना, क्योंकि मुझे अच्छे प्राइस में वो मिल गया, लेकिन मैं एप्स कोई भी चाइनीज यूज नहीं करूंगा, तो क्या ऐसे में मैं डेटा लीक से बच सकता हूं? And well, the answer is no। आज के तारीख में हमारे सेल फोन्स हमसे ज्यादा हमारे बारे में खुद जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉमनली यूज्ड यूपीआई ऐप ही ले लो, जिसमें हमारे केवाईसी से लेकर बैंक बैलेंस तक हर चीज मौजूद है। ऐसे में अगर चाइना हमारे फोन्स को हैक करता है तो उसके पास तो ऑटोमेटिकली सारा डेटा चला जाएगा, which is dangerous। इसका मतलब यह है कि आप जो भी अपने फोन पर सेव करोगे वो आपके फोन के मेमोरी में एज अ कैशे डेटा स्टोर हो जाता है, एंड जिसे बाय द वे ऑनलाइन भी एक्सेस किया जा सकता है, एंड मोर इजीली अगर उस फोन के कंपनी के सर्वर का एक्सेस मिल जाए, और जो ऑब्वियसली उस कंपनी के पास होगा ही। सो इजीली वहां से आपकी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को हैक करके लीक किया जा सकता है। एंड दिस इज माय फ्रेंड्स बेसिकली टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर। यानी इंडिया को चाइना के साथ बेसिकली 2 वॉर्स लड़ने पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर के अलावा बात करें इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स की, तो इट इज ऑलमोस्ट ए नेवर एंडिंग इशू। अब हाल ही में 2020 में चाइना ने लद्दाख को इन्वेड किया था और हो गया लद्दाख स्टैंड ऑफ। और इसीलिए अगर एक कंट्री के साथ इंडिया का डुअल वॉरफेयर चालू है तो क्या इस पर संदेह नहीं करना चाहिए और उसे अकाउंटेबल नहीं रखना चाहिए? और बस इसीलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो सारे चाइनीज एप्स को बैन किया जो हमारी अंदर की खबरें उन तक पहुंचा रहे थे, और फिर अभी ये कदम उठा रहे हैं। सिर्फ एप्स को ही बैन करने के बाद ये खतरा अभी तक टला नहीं था। ये चाइनीज मोबाइल ब्रांड्स इंडिया की इकोनॉमी के खिलाफ साजिश करके उसे गिरा रहे थे। मतलब चाइनीज ब्रांड वीवो के स्कैम का एग्जांपल ले लो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA को यह पता चला कि वीवो, जिसका आज मार्केट शेयर 15% है, वो और उससे जुड़े हुए 22 कंपनीज ने रजिस्ट्रेशन करने के लिए फोर्ज डॉक्यूमेंट्स और फॉल्सिफाइड एड्रेसेस का सहारा लिया है। और इस बात को लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ED ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो ये एलिगेशंस सही निकले। और जब ED ने उन एड्रेसेस का पता लगाया तो वो भी हैरान रह गए, क्योंकि वो सारे एड्रेसेस या तो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी या किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट का घर। लेकिन बात बस फॉल्स एड्रेसेस तक ही सीमित नहीं थी।
फर्दर इन्वेस्टिगेशंस में यह भी सामने आया कि वीवो ने अपने 1,25,000 करोड़ के एक साल के प्रॉफिट पर टैक्स बचाने के लिए 62,476 करोड़ रुपीस इन 22 फेक कंपनीज के थ्रू चाइना में डाइवर्ट किया। यस, यहां का सारा पैसा चाइना भेज दिया। और यहीं पर हमें समझना चाहिए चाइना की थर्ड स्ट्रैटेजी, इकोनॉमिक वॉरफेयर। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी आ जाता है, क्योंकि ईडी को उन लोकेशन से अनडिस्क्लोज्ड 73 लाख कैश और 2 किलो सोने की ईंटें भी मिली थी। मगर इस इतने बड़े स्कैम में वीवो अकेला नहीं था। उसके जैसी कई चाइनीज कंपनीज ने एक ही साल में करोड़ों के स्कैम किए हैं। कंपनीज जैसे शायोमी 5,500 करोड़ रुपए, ओप्पो 4,300 करोड़ रुपए, और ऐसे ही हुआवे और वन प्लस भी इस लिस्ट में शामिल है। अब ये तो बस 5 ही चाइनीज कंपनियां थी जो रंगे हाथों पकड़ी गई है, और बस इन्हीं 5 ने मिलकर इतने करोड़ों का स्कैम एक ही साल में किया। सो अब सोचो, पूरे इंडियन मोबाइल मार्केट पर तो इन्हीं का कब्जा बना हुआ है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन सबको मिलाकर आज चाइनीज मोबाइल ब्रांड 63% का मार्केट शेयर होल्ड करती है। और ऐसे में अगर सभी चाइनीज कंपनीज ऐसा करती होंगी तो हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं कि चाइनीज कंपनीज की वजह से कितना इंडिया का पैसा हमारे दुश्मनों के पास जा रहा है। एंड नॉट टू फॉरगेट, इतने बड़े स्कैम्स ये चाइनीज कंपनीज ने बस 5 ही सालों में किए, क्योंकि इससे पहले यानी 2015 में इंडियन मार्केट्स को 63% शेयर के साथ इंडियन ब्रांड्स ही डोमिनेट करते थे। अब इतना बड़ा शिफ्ट वो लोग कैसे कर पाए? वेल, इस पर जब मैंने थोड़ा डिग डाउन किया तो मेरे सामने उनका एक मॉडल आया, जिसे अगर हम स्टेप वाइज देखेंगे ना तो आप समझ सकते हो कि मामला क्या चल रहा है बॉस। सबसे पहले तो उन्होंने बायर्स और सेलर्स की डिमांड को समझा। बायर्स को उन चाइनीज ब्रांड्स ने कम प्राइस पर क्वालिटी, हाई कॉन्फ़िगरेशन और उस वक्त का लेटेस्ट 4G फोन्स ऑफर किया, वो भी इंडियन ब्रांड्स के 3G सेल फोन्स के प्राइसेस में, जिसके बारे में खुद ओप्पो के सीईओ ने तो ये तक कहा था कि कंपनी को मिले 5% प्रॉफिट के ऊपर का प्रॉफिट वो कस्टमर्स को पास ऑन करना ही सही समझते हैं। और अब सेलर्स की बात करें तो बाकी ब्रांड्स फोन के सेल्स पर 3 से 5% के मार्जिन दे रहे थे। इन चाइनीज ब्रांड्स ने उनको सीधा 4x का मार्जिन यानी 12% मार्जिन ऑफर किया। एंड नॉट जस्ट दिस, उन्होंने रिटेलर्स की शॉप्स को अपने ब्रांडिंग से रिनोवेट तक कर दिया। अब आई डोंट नो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन आपने जरूर नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी मोबाइल फोन शॉप पर किसी एक पर्टिकुलर नॉन चाइनीज ब्रांड के फोन को खरीदने के लिए जाते हो तो शॉप वाले सभी मिलकर आपको ब्रेन वॉश करने लगते हैं कि क्यों ये चाइनीज ओप्पो या वीवो फोन ज्यादा बेहतर है। वेल, उन्हें 4x ज्यादा कट मिल रहा है। अब इतना करने के बाद भी ये चाइनीज ब्रांड संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए उन्होंने ग्रे मार्केट तक का सहारा ले लिया, जहां वो मार्जिन नहीं बल्कि रिटेलर्स को इंसेंटिव्स दे रहे थे फॉर एक्स्ट्रा सेल्स। इसके अलावा इन ब्रांड्स की नॉर्मल मार्केटिंग भी जारी थी, जैसे क्रिकेट को फंडिंग देना एटसेट्रा। अब जाहिर सी बात है, हर जगह चाइनीज ब्रांड्स ही सामने होगा और रिटेलर्स भी उन्हें ही रेकमेंड करेंगे, तो सेल्स रिकॉर्ड भी ब्रेक होना तय है। लेकिन ये सब होते हुए देख इंडियन गवर्नमेंट चुपचाप थोड़ी ना बैठने वाली थी। सो अब जो इंडिया में चल रहा है वो सब जानते हैं। नंबर 1, इंडिया ने चाइनीज एप्स पर बैन लगा दिया है। नंबर 2, हम अब उनके सेलफोन्स को भी बैन करने की बात कर रहे हैं। ये एक करारा तमाचा होगा चाइनीज के थोबड़े पर। बट सिर्फ इतना ही नहीं, क्या आपको पता है इंडिया ने और क्या मेजर स्टेप्स लिए हैं? वेल, बहुत से लोग ही नहीं जानते हैं, बट इंडिया ने फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी कुछ ऐसा ही किया है, जिसमें इंडिया ने 90% एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिसे APIs कहते हैं, यानी मेडिसिन बनाने के रॉ मटेरियल को चाइना से इंपोर्ट करना बंद कर दिया है और उस $1.3 बिलियन को इंडिया में ही इन्वेस्ट करके डोमेस्टिक प्रोडक्शन शुरू किया है। अब फ्रेंड्स, यहां पर मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन देना चाहूंगा। वो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जब तक हम इन चाइनीज कंपनीज पर डिपेंडेंट रहेंगे, हमारे इंटरनल सेक्टर्स भी डेवलप नहीं होंगे, क्योंकि नेसेसिटी क्रिएट नहीं हो रहा है। हमारी डिमांड और हमारी नीड सेटिस्फाई हो चुकी है इन थर्ड क्लास प्रोडक्ट्स से, जिनके मिलते हुए प्रॉफिट से वो चाइनीज लोग हम पर ही अटैक करते हैं। सो लेट अस क्रिएट दैट एनवायरनमेंट टुगेदर, जहां पर हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज को भी थोड़ा सा टाइम मिले और उन पर प्रेशर आए कि वो इस नेसेसिटी और डिमांड की वजह से ओंदा इन्वेंशंस कर पाए। नेक्स्ट मेजर स्टेप लिया है हमने टेक्नोलॉजी के डायरेक्शन में, मतलब 5G ट्रायल्स में। अब जैसे कि हमें पता है, इंडिया में 5G ट्रायल शुरू हुए हैं और इसके लिए गवर्नमेंट ने रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और MTNL जैसे टेलीकॉम कंपनीज को परमिशन दी है। लेकिन इस सब में गवर्नमेंट ने उन्हें यह क्लियरली बताया कि वो इन ट्रायल्स में किसी भी चाइनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हेंस यहां से भी चाइना आउट। तीसरा मेजर स्टेप जो हमने लिया है वो हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम के फेवर में है। अब जैसे हमें पता है, स्टार्टअप्स फंडिंग की तलाश में ही होते हैं और चाइना की आदत से हम अच्छी तरीके से वाकिफ है कि वो इन स्टार्टअप्स को फंडिंग करके पैसे नहीं मिलने पर उनको टेक ओवर कर लेता है। अब इसी से बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे FDI रूल्स में चेंजेस किए और चाइनीज इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट अप्रूवल के थ्रू ही अलाउ किया।
मतलब यहां के स्टार्टअप्स को भी अभी चाइना कभी टेक ओवर नहीं कर सकेगा। एंड नॉट जस्ट दिस, इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज गवर्नमेंट के साथ 471 करोड़ का रेलवे सिग्नलिंग कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया है। सो इन्हीं सब पॉलिसीज को देखते हुए डीसिनेसाइजेशन को काफी सीरियसली लिया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल दिखाई देता है। अब अगर हम आज की तारीख में इंडियन इकोनॉमी को देखें तो हम चाइना से $54 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट में है। सो जैसे आज इंडिया स्टेप्स ले रहा है इस सबसे कॉम्बैट करने के लिए, क्या लगता है चाइना कितना इफेक्ट होगा? वेल, टोयोटा किर्लोस्कर सिस्टम्स के एमडी और चेयरमैन और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के फॉर्मर हेड विक्रम किर्लोस्कर जी का यह कहना है कि इंडिया की चाइनीज प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंसी ओवरनाइट तो खत्म नहीं हो सकती, लेकिन वो लॉन्ग रन में इम्पॉसिबल भी नहीं है। इनफैक्ट कुछ सेक्टर्स में तो वो ओवरनाइट भी खत्म की जा सकती है, बट हाँ, कुछ सेक्टर्स में टाइम जरूर लगेगा। और यहां पर इसे पूरी तरीके से मैनिफेस्ट कराने के लिए हमें क्लियर कट पॉलिसीज भी लानी होगी, जैसे हम ला रहे हैं। अब जैसे मैंने पर्सनली अपना ओपिनियन बताया था कि ये हमारे जो बेबी स्टेप्स है, ये लॉन्ग रन में इंडिया को बड़े बेनिफिट्स देने वाले, भले स्मॉल टर्म में हमें से हमें दिखाई ना दे। यहां पर मुझे पर्सनली इंडिया सिक्योरिटी वाइज और इकोनॉमी वाइज डेवलप होते हुए दिख रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स चाइनीज फोन्स के एब्सेंस से जो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई गैप क्रिएट होगा, उसे भरने के लिए इंडियन ब्रांड्स आएंगे। और इसके साथ हमारा जो स्टार्टअप कल्चर है, जो बूस्ट मिल रहा है उसको, तो ये सारी चीजें इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही फेवर में है। अब ऑब्वियसली फ्रेंड्स, सब कुछ अच्छा नहीं है। बहुत से लोग ये कहेंगे कि चाइनीज फोन्स की वजह से फोन्स हमारे लिए अफोर्डेबल हो गए थे, हमें अच्छी टेक्नोलॉजी मिल पा रही थी। सो भारत के पास या इंडियन गवर्नमेंट के पास क्या अधिकार है वो टेक्नोलॉजी हमसे छीनने का? सो वेल फ्रेंड्स, यहां पर मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है कि सबसे पहले हमारे लिए सिक्योरिटी आनी चाहिए और सबसे पहले हमारे लिए वो बीज डालने का हमें मौका मिलना चाहिए, जिससे कि हम एक सुनहरा भविष्य भारत को दे सकते हैं, राइट? यहां पर अगर आपके सबसे पावरफुल दुश्मन कंट्री के पास ही आपका सारा डेटा अवेलेबल है, तो बस अब इमेजिन करो वो आपको किस तरीके से एक्सप्लॉइट करेगा। अगर आपको ये नहीं मालूम, तो इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद जब अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, तभी वो डेटा का वॉर था। और ये पूरा का पूरा वॉर जो कैरी आउट किया गया था, वो बस दो एजेंसीज के बीच में था, एक तरफ CIA और दूसरी तरफ KGB। ये दो एजेंसीज जो पूरी तरीके से खुफिया डेटा पर काम करती थी, इनके वजह से आज पूरे दुनिया में चेंज आया है। एक तरफ कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी और एक तरफ सोशलिज्म। सो नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि डेटा जो हमारा कंटिन्यूअसली लीक हो रहा है, वो हमारे सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व किए बिना इंडिया में तरक्की लाना भूल जाओ। अब फ्रेंड्स, हाल ही में एक लेटेस्ट रिपोर्ट से यह पता चलता है कि चाइनीज ब्रांड्स 12,000 के नीचे वाले जो बैन होने वाले थे, उस पर कुछ टाइम के लिए टेम्पररी स्टे लगा दिया गया है। सो गवर्नमेंट के प्लान में ये डेफिनेटली है, बट एट दिस मोमेंट एग्जीक्यूशनल डिफिकल्टीज गवर्नमेंट को नजर आ रही है। और ये डिफिकल्टीज दोनों तरफ से, इंडिया के कंज्यूमर बेस के तरफ से भी और इंडिया चाइना के ट्रेड रिलेशंस के तरफ से भी। बट फ्रेंड्स, इंडिया ने बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन किया है, तो मुझे लगता है कि ये होल्ड भी टेम्पररी है। आगे कभी ना कभी जाके ये बैन डेफिनेटली उन लोग इन प्लेस लाएंगे, बिकॉज इससे इंडिया का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, जैसे हमने वीडियो में डिस्कस किया। दूसरी बात, आप लोग अपने लेवल पर जितना हो सके चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर सकते हो, जैसे मैं और मेरी फैमिली कर रही है। मैं पहले OnePlus के फोन्स यूज करता था, लेकिन अभी मैं Samsung में शिफ्ट हो चुका हूं। बट ओनली इफ यू आर एबल टू, दैट्स द मेन प्रोपोजिशन, बिकॉज चाइनीज फोन्स आपको अच्छा वैल्यू दे देते हैं। तो अगर आपको आपके बजट में अच्छा वैल्यू मिल रहा है, देन इट्स फाइन, वी कैन वेट। आगे चल के गवर्नमेंट धीरे धीरे स्टेप्स लेगी, आपको अभी से ही सैक्रिफाइस करने की कोई जरूरत नहीं है। बट इफ यू आर एबल टू, अगर आप ये बॉयकॉट करना अफोर्ड कर सकते हो, देन डेफिनेटली गो अहेड एंड डू दैट फॉर द बेनिफिट ऑफ द नेशन। With that said friends, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सर फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। See you next time friends. Till then, as always, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद।